प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की जो पुस्तक है उसमें दूसरा पाठ उसका अध्ययन करेंगे। इसमें राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पाठ है। इसे मैं जो परिचय पुस्तक में दिया हुआ है उसकी अपेक्षा तुम्हें विस्तृत रूप में बताऊंगी, इसलिए इसे ध्यान से समझने का, सुनने का प्रयास करें। अपनी फेर कॉपी में अवश्य तुम अपनी जो पुस्तक में है वो लिख सकते हो, लेकिन इसे समझने का प्रयास करें कि इनके बारे में मैं क्या बता रही हूँ। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को 9 अप्रैल 1893 को पंदहा गांव, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ। इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे था और माता का नाम कुलवंती था। इनके 4 भाई और एक बहन थी, परंतु इनकी बहन का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया था। भाइयों में ज्येष्ठ राहुल जी ही थे, अर्थात भाइयों में ये सबसे बड़े थे। पितृकुल से मिला हुआ इनका नाम केदारनाथ पांडे था, अर्थात इन्हें केदारनाथ पांडे नाम दिया गया था। सन 1930 ईस्वी में लंका में बोध होने पर इनका नाम राहुल रखा गया। जब ये 1930 में श्रीलंका चले जाते हैं और वहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तब इनका नाम केदारनाथ पांडे से राहुल सांकृत्यायन हो गया था। बौद्ध होने से पहले राहुल जी दामोदर स्वामी के नाम से पुकारे जाते थे। राहुल नाम के आगे सांकृत्यायन इसलिए लगा कि पितृकुल सांकृत्य गोत्रीय था, ये इनका गोत्र था, इसलिए। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इन्हें महापंडित कहा जाता था। माना जाता है कि बाल्यकाल में इनका जीवन ननिहाल, अर्थात जो बंदहा है वो इनका ननिहाल था, वहाँ इनका जीवन व्यतीत हुआ। राहुल जी के नाना का नाम पंडित राम शरण पाठक था, जो अपनी युवावस्था में फौज में नौकरी कर चुके थे। नाना के मुख से सुनी हुई फौजी जीवन की कहानियाँ, शिकार के अद्भुत वृत्तांत, देश के विभिन्न प्रदेशों का रोचक वर्णन, अजंता एलोरा की किंवदंतियाँ तथा नदियों, झरनों के वर्णन आदि ने राहुल जी के आगामी जीवन की भूमिका तैयार कर दी थी। इसके अतिरिक्त दर्जा 3 की उर्दू किताब में लिखा हुआ है, नवा जिंदा बाजिंदा का जो शेर है, शेर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। राहुल जी को दूर देश जाने के लिए प्रेरित करने लगा। ये इन्होंने पढ़ा तो इन्हें दूर देश घूमने की इच्छा जागृत हुई। कुछ काल पश्चात घर छोड़ने का संयोग यूँ उपस्थित हुआ कि घी की मटकी
संभाली नहीं और 2 सेर घी जमीन पर बह गया। अब नाना की डांट का भय था, क्योंकि घी की मटकी इनसे संभली नहीं और घी है वो नीचे गिर गया। नाना जी ने की डांट के डर से नवाज जिंदा बाजिंदा का शेर और नाना के मुख से सुनी कहानियाँ, इन सब ने मिलकर इनको घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि पहली उड़ान वाराणसी तक, दूसरी उड़ान कलकत्ता तक और तीसरी पुनः कलकत्ता तक। इसके बाद पुनः वापस आने पर हिमालय की यात्रा पर गए। सन 1990 ईस्वी से 1914 तक वैराग्य से प्रभावित रहे और हिमालय पर यायावर जीवन जिया। यायावर होता है जिसे जो हमेशा घूमता रहता है, उससे यायावर जीवन कहते हैं। वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन किया, परसा महंत का सहचर्य मिला, आगरा में पढ़ाई की, लाहौर में मिशनरी कार्य किया। इसके बाद पुनः घुमकड़ी का भूत हावी हो गया। कुर्ग में भी 4 महीने तक रहे। इन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया। उससे संबंधित बताया जाता है कि इन्होंने छपरा के लिए प्रस्थान किया, बाढ़ पीड़ितों की सेवा की, स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह में भाग लिया और जेल की सजा मिली। बक्सर जेल में 6 महीने तक रहे, जिला कांग्रेस के मंत्री रहे। इसके बाद नेपाल में 1.5 महीने तक रहे, हजारीबाग जेल में रहे। राजनीतिक शिथिलता आने पर पुनः हिमालय की ओर गए, कौंसिल का चुनाव भी लड़ा। अब ये 1921 से 27 तक राजनीति में इनका प्रवेश माना जाता है। ये लंका भी गए थे। लंका में 19 महीने रहते हैं। नेपाल में अज्ञातवास किया था। तिब्बत में 1.25 बरस तक रहे। लंका में दूसरी बार गए। इसके बाद सत्याग्रह के लिए भारत में लौटकर आए। कुछ समय बाद लंका के लिए फिर इन्होंने प्रस्थान किया। राहुल सांकृत्यायन ने इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा भी की। 2 बार लद्दाख की यात्रा की, 2 बार तिब्बत की यात्रा की, जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत भूमि, ईरान में भी पहली बार, तिब्बत में तीसरी बार 1936 में, सोवियत भूमि में दूसरी बार 1937 ईस्वी में, तिब्बत में चौथी बार 1938 ईस्वी में यात्रा की। किसान मजदूरों के आंदोलन में 1938 से 44 तक भाग लिया। किसान संघर्ष में 1936 में भाग लिया और सत्याग्रह भूख हड़ताल की। राहुल सांकृत्यायन की जी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। जेल में 29 महीने रहे। इसके बाद सोवियत रूस के लिए पुनः प्रस्थान किया। रूस से लौटने के बाद राहुल जी भारत में रहे और कुछ समय के बाद चीन चले गए, फिर लंका चले जाते हैं। इन्हें महान पर्यटक भी माना जाता है। इनकी प्रारंभिक यात्राओं में उनके चिंतन को 2 दिशाएं मिली, एक तो प्राचीन और एक अर्वाचीन विषयों पर थी। दूसरे देश देशांतरों की अधिक से अधिक प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना। इन 2 प्रवृत्तियों से अभिभूत होकर राहुल जी महान पर्यटक और महान अध्येता बने। कट्टर सनातनी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी सनातन धर्म की रूढ़ियों को राहुल जी ने
अपने ऊपर उतार फेंका। जो तर्कवादी धर्म या तर्कवादी समाजशास्त्र उनके सामने आते गए उसे ग्रहण करते गए और धीरे धीरे उन धर्मों एवं शास्त्रों के भी मूल तत्वों को अपनाते हुए उनके बाह्य ढांचे को छोड़ते चले गए। सनातन धर्म से, आर्य समाज से और बौद्ध धर्म से साम्यवाद राहुल जी के सामाजिक चिंतन का क्रम है। राहुल जी किसी धर्म या विचारधारा के दायरे में बंध नहीं सके। मंजीव निकाय के सूत्र का हवाला देते हुए राहुल जी ने अपनी जीवन यात्रा में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया। बड़े की भांति मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, वह पार उतरने के लिए है, सिर पर ढोए ढोए फिरने के लिए नहीं। मालूम हुआ कि जिस चीज़ को मैं इतने दिनों से ढूंढता रहा हूँ वह मिल गई है। मेधावी व्यक्तित्व के धनी राहुल जी के जीवन में पर्यटक वृत्ति सदैव प्रमुख रही, परंतु उनका पर्यटन केवल पर्यटन के लिए ही नहीं था। पर्यटन के मूल में अध्ययन की प्रवृत्ति सर्वोपरि रही। अनेक धार्मिक एवं राजनीतिक वलयों में रहने के बाद भी उनके अध्ययन एवं चिंतन में कभी जड़ता नहीं आई। राहुल जी बाल्यकाल से ही मेधावी थे। समूचे दर्जे में अव्वल होना उनके लिए साधारण बात थी। परिस्थितियों के अनुसार जिस विषय के संपर्क में आए उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करना इनका व्यक्तिगत धर्म था। वाराणसी में जब संस्कृत से अनुराग बढ़ा तो संपूर्ण संस्कृत साहित्य एवं दर्शन आदि को पढ़ लिया। कलकत्ता में अंग्रेजी से पाला पड़ा तो कुछ समय में अंग्रेजी के ज्ञाता बन गए। आर्य समाज का जब प्रभाव पड़ा तो वेदों को मत डाला। बौद्ध धर्म की ओर जब झुका हुआ तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी एवं सिंहली भाषाओं को भी अपना लिया। सर्वश्रेष्ठ उपाधि त्रिपिटकाचार्य की पदवी पाई। साम्यवाद के क्रोध में जब राहुल जी गए तो कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन के दर्शन से पूर्ण परिचय हुआ। राहुल जी इतिहास, पुरातत्व, स्थापत्य, भाषा शास्त्र, राजनीति शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनका मानना था कि गुम्मकड़ी मानव मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ अपने क्षितिज विस्तार का भी साधन। उन्होंने कहा भी था कि कमर बांध लो भावी घुमकड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। राहुल जी ने अपने यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र की भी रचना की। वे एक ऐसे घुमक्कड़ थे जो सच्चे ज्ञान की तलाश में था और जब भी सच को दबाने की कोशिश की जाती तो वे बागी हो जाते। उनका संपूर्ण जीवन अंतर विरोधियों से भरा पड़ा है। वेदांत के अध्ययन के पश्चात जब उन्होंने मंदिरों में बलि चढ़ाने की परंपरा के विरुद्ध व्याख्यान दिया तो अयोध्या के सनातनी पुरोहित उन पर लाठी लेकर टूट पड़े। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बावजूद वह इसके पुनर्जन्मवाद को स्वीकार नहीं कर पाए। बाद में जब वे मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए तो तत्कालीन सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी में घुसे। सत्तालोलुप सुविधाप्रस्तों की तीखी आलोचना की और उन्हें आंदोलन के नष्ट होने का कारण बताया। सन 1947 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में उन्होंने पहले से छपे भाषण को बोलने से मना कर दिया एवं जो भाषण दिया वह अल्पसंख्यक संस्कृति एवं भाषाई सवाल पर
कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के विपरीत था। नतीजन पार्टी की सदस्यता से इन्हें वंचित होना पड़ा, पर उनके तेवर फिर भी नहीं बदले। इस कालावधि अर्थात इस समय में किसी बंदिश से परे प्रगतिशील लेखन के सारोकारों और तत्कालीन प्रश्नों से लगातार जुड़े रहे। कसवादी विचारधारा को उन्होंने भारतीय समाज की ठोस परिस्थितियों का आंकलन करके लागू करने पर जोर दिया। इनकी पुस्तक वैज्ञानिक भौतिकवाद एवं दर्शन दिग्दर्शन में इस संबंध में उन्होंने समय प्रकाश डाला है। सन 1953 और 54 के दौरान पुनः एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनाए गए। जीवन यात्रा में राहुल जी ने स्वीकार किया है कि उनका साहित्यिक जीवन 1927 में प्रारंभ होता है। वास्तविक बात तो यह कि राहुल जी के किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद भी ही लिखना शुरू किया उन्होंने। जिस प्रकार उनके पाँव नहीं रुके उसी प्रकार हाथ की लेखनी भी कभी नहीं रुकी। उनकी लेखनी के विभिन्न विषयों पर प्राय 150 से अधिक ग्रंथ प्रणीत हुए। प्रकाशित ग्रंथों की संख्या संभवतः 129 है। लेखों, निबंधों एवं वक्तृताओं की संख्या हजारों में है। इनके कहानी संग्रह हैं सतवी के बच्चे, वोल्गा से गंगा तक, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेल की कथा। इनके उपन्यास हैं सिंह सेनापति, जीने के लिए, मधुर, स्वप्न, राजस्थान निवास, दिवोदास, जय योद्धे, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, 22वीं सदी। इनकी जीवनी है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, माओ त्से-तुंग। यात्रा है लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 100 बरस, रूस में 25 मास। ये इनके साहित्य हैं। इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान है वो अन्यतम है। उनके घुमकड़ी का शास्त्र रचा और उन्होंने होने वाले लाभ हैं उनके बारे में भी बताया। और उस घूमने से संबंधित ही जो अंश है हमारे पास पाठ है, पाठ परिचय ल्हासा की ओर, वो हम अध्ययन करें। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन के बारे में भी प्रस्तुत किया। यहाँ जो संकलित अंश है राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा, हमने देखा कि उन्होंने 2-3 बार तिब्बत की यात्रा की से लिया गया, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में, अर्थात अपना रूप है वो बदल कर, छुप कर, वेशभूषा धारण करके दूसरी भीख मंगे की इन्होंने यात्रा की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम जो कठिन रास्ते हैं उनका वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने राहुल जी के बारे में बहुत विस्तृत बताया है। उसे एक कहानी की तरह समझ सकते हो सकता है आगामी कक्षा में भी तुम्हारे काम आ सके, इसलिए मैंने इसे विस्तृत बता दिया है। पाठ का अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। पहले तुम्हें दूसरे पाठ का लेखक परिचय है वो करना है। यदि आवाज़ में परेशानी हो तो मेरे नंबर पर मुझे संपर्क करें, वरना ईयरफोन लगाकर इस पाठ को समझने का या लेखक परिचय समझने का प्रयास करें। अभी तक कुछ ही विद्यार्थी हैं वो अध्ययन में जुटे हुए हैं, बाकी विद्यार्थी अभी तक
नहीं जुड़े हैं, इसलिए हो सके तो जितनी जल्दी अध्ययन करना शुरू कर दें। धन्यवाद।